टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एनर्जी और गैस टैरिफ बढ़ने पर एप्टमा की जानिब से तफसीली फर्क सामने रख दिया गया है। पाकिस्तान मद्दे मुकाबिल भारत, बांग्लादेश और वियतनाम से बहुत महंगा हो गया है। एप्टमा चेयरमैन नवीद गुलजार कहते हैं, हुकूमत ने रिलीफ नहीं दिया तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। आपको बताते चलें, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एनर्जी और गैस टैरिफ बढ़ने पर एप्टमा की जानिब से तफसीली फर्क सामने रख दिया गया है। पाकिस्तान मद्दे मुकाबिल भारत, बांग्लादेश और वियतनाम से बहुत महंगा हो गया है। एप्टमा चेयरमैन नवीद गुलजार कहते हैं, हुकूमत ने रिलीफ नहीं दिया तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। बता रहे आपको, पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को महंगी एनर्जी देने वाला मुल्क करार दे दिया गया है। बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। बताइएगा बिलाल। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से IMF के साथ मुआहिदा तो तय पा गया, लेकिन उसके अंदर जो टैरिफ है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कौन सा पड़ेगा, 19.99 यूनिट रुपए जो बिजली पड़ी थी वो अब नहीं होगी। तो फिर आकर कौन सी कॉस्टिंग किस पे करनी है, कैसे चलना है, अब बिजली कितनी महंगी होगी, कितनी पड़ेगी, किसी को इस हवाले से कोई नहीं पता। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस हवाले से काफी खदशात जो है वो दरपेश। हमारे साथ चेयरमैन एप्टमा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। वी सर, बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। क्या देख रहे हैं, है कौन सा टैरिफ? हर कोई सवाल कर रहा है कितना लगेगा, कितनी कॉस्टिंग करनी है, अगले महीने क्या रेट होगा, पिछले महीने क्या है। बड़ी गोमुगो सी सिचुएशन है। जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, नवंबर दिसंबर का टैरिफ हमारे पास मौजूद था। उसके हिसाब से तकरीबन जो बिजली थी वो 31-32 रुपए में पड़ती थी, जिसके अंदर हम पीक और नॉन पीक को लेते थे और MDA के चार्जेस को लेते थे। आइंदा ये बिजली क्या पड़ेगी इस वक्त अगर जब हम खड़े हुए हमें नहीं पता, क्योंकि कोई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इस वक्त एक गुमगु की सिचुएशन में है कि हमने कॉस्टिंग करते वक्त कौन सा टैरिफ अपने दिमाग में रखना है। तो आज वो चीज़ क्लियर नहीं है, तो वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और जो ये टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है वो शायद नॉर्मल टैरिफ के ऊपर चल ही नहीं सकती। तो बहुत ज़्यादा बंदिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री के होने का इम्कान है। तो हमको चाहिए कि कोई सैनिटी लेके आए, कोई बीच का रास्ता लें, ताकि कोई बिजली का नर्ख वो हो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्दाश्त कर सके। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, कुछ ऐसी चीज का मुताबिका किया गया जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बियर कर सके, खासतौर पर जब हम बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। फी किलो आटा 140 से 120, अब फिर 130 रुपए किलो। चनियोट में गंदम की किल्लत के बायस चक्की मालिकान ने आटे की कीमतें बढ़ा दी हैं। बता रहे आपको, आटे के हवाले से फी किलो आटा 140 से 120, अब फिर 130 रुपए किलो। चनियोट में गंदम की किल्लत के बायस चक्की मालिकान ने आटे की कीमतें फिर से बढ़ा दी हैं। अपडेट्स करें आपको गंदम की किल्लत के हवाले से। मुबैना ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त जारी है। चक्की मालिकान ने आटा 10 रुपए किलो महंगा कर दिया है, 130 रुपए का हो गया है। महंगाई ने आवाम को परेशान कर दिया है। आटे की कीमत मजीद बढ़ाई जाने का खदशा पैदा हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, घर का गुजर बसर मुश्किल होता जा रहा है। शहरियों का हुकाम को नोटिस लेने का मुतालबा, लोग फाकों पर मजबूर हो गए हैं। बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, महंगाई ने शहरियों को चकरा कर रख दिया है। चिन्योट में चक्की मालकान की जानिब से आटे की कीमत में फी किलो 10 रुपये का इजाफा कर दिया गया है और इस तरह फी मन कीमत 5200 से क्रॉस कर गई है। 120 रुपये फी किलो आटा था, जिसकी कीमत में मजीद 10 रुपये का इजाफा किया गया है और 130 रुपये कीमत कर दी गई है। ताहम दूसरी तरफ खरीदार परेशान नजर आ रहे हैं, जिनका कहना है कि आटे की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। खरीदार मौजूद है, क्या कहेंगे, आटे की कीमतें बढ़ गई हैं? सर, आगे 120 रुपया था, अब 130 रुपया कर दिया है। आटा फिर भी किल्लत है, मिलता नहीं है, गरीब आदमी बेचारा पीस रहा है। तो ये हुकूमतें क्या कर रही हैं? ये हुकूमतें ऐसे चलेंगी तो ऐसे तो नहीं चलेगा, गरीब आदमी तो मर जाएगा, समझे। ये तो बस इनका आना जाना लगा रहेगा, दूसरा आ गया, तीसरा चले गया, ये महंगाई उधर ही है। हाँ जी, क्या कहेंगे, आटे की कीमतें बढ़ गई हैं? जनाब, आटा आ गया और 130 रुपये, गरीब बंदे मरते पे, सब्जी खानी, सब्जी कमानी है और आटा लियाऊगा या बच्चे ने पालूगा। महंगाई इन्नी पई है, की करिए? को हल करो या नहीं करना, सानू भाई जिस निकाला दे दो, की बंदा करे। 4 रुपये भुखे मर जाए, जिला कोई आता थले कोई ना उत्ते नहीं आता, उत्ते नहीं आता, कोई नहीं आगे गरीब करू की आ, कोई हल करो, साढ़े नाल गरीबों ना मारो। बिल्कुल जी, शहरियों का कहना है कि गरीबों को ना मारे, आटे की कीमतें बढ़ गई हैं, जिस वजह से खरीदार भी परेशान है। और भी शहरी मौजूद। शुक्रिया आपका।
डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव, मेडिकल लेबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाली केमिकल किट्स समेत दीगर अद्वियात की कीमतों में 2 गुना इजाफा हो गया है। अपडेट करें आपको, मेडिकल लेबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाली किट्स भी महंगी हो गई हैं। किट्स समेत दीगर अद्वियात की कीमतों में 2 गुना इजाफा कर दिया गया है। प्राइवेट लेबोरेटरीज के कारोबार से मुंसलिक डॉक्टर परेशान हैं। कीमतें बढ़ने से मरीज महंगे दामों टेस्ट करवाने पर मजबूर हो चुके हैं। बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डॉलर की ऊंची उड़ान और इसी के साथ पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने जहां पर ज़िंदगी के दीगर शोबाजात को मुतासिर किया है, वहीं पर प्राइवेट मेडिकल लेबॉर्ट्री के शोबे को भी खासा मुतासिर किया है। प्राइवेट मेडिकल लेबॉर्ट्री का शोबा जो है वो महंगाई की चक्की से खासा मुतासिर हुआ है। ख़ासतौर पर अगर अद्वियात की बात की जाए तो अद्वियात की कीमत जो है वो गुज़श्ता 2 माह में 2 गुना से भी ज़ायद हो चुकी है। मेरे साथ होलसेल डीलर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, किस कदर जो है वो महंगाई से प्राइवेट लेबॉर्ट्री का जो काम है ये मुतासिर हुआ है? तकरीबन 2 माह से ना एलसी बंद हुई है, डॉलर मिल नहीं रहे और केमिकल जो है उनको डबल रेट बढ़ गए हैं। केमिस्ट्री किटें जो है लेबॉर्ट्री के इस्तेमाल के लिए होती हैं वो उनका भी डबल रेट हो गए हैं, बल्कि 1 माह में 2-3 दफ़ा रेट बढ़ गए हैं। ग्रुप सेट काम जो डेली की ज़रूरत है वो 800 रुपये का था, वो आज 2000 रुपये का हो गया है। और डायगैस ग्रुप सेट जो है एक 1500 का था, वो आज 3000 का हो गया है। इसलिए कारोबार ठप हो रहे हैं, लिहाजा इस हुकूमत को इसमें। वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताएं, फैसलाबाद में अराजी रिकॉर्ड सेंटर को मसाइल का सामना है। कई साल बाद भी कॉलोनी के कानूनी या गैर कानूनी होने की शिनाख्त मुश्किल हो गई। फर्द के लिए कोई मुनासिब तरीकाकार मुतारिफ न करवाया जा सका। बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी बताइएगा। लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के साथ एफडीए के जो मामला था वो सुलझ नहीं पा रहे हो। लैंड रिकॉर्ड सेंटर हकाम की जानिब से ये एफडीए को लिखा गया है, बार बार कहा भी जा रहा है कि कोई भी अगर मोजाजात ब्लॉक किया जाता है, कॉलोनी ब्लॉक की जाती है तो उसका डाटा शेयर किया जाए ताकि वहाँ पर कोई भी जो फरदात है उसका इजरा ना हो सके। वाज़ेह रहे कि गाँव देहात में जितनी भी कॉलोनीज़ गैर कानूनी बनाई जाती हैं वहाँ पर एफडीए की जानिब से वो कॉलोनीज़ गैर कानूनी डिक्लेयर तो कर दी जाती है, लेकिन वहाँ पर इंतकाल का सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक उस मोजाजात को बाज़ाब्ता तौर पर ब्लॉक ना कर दिया जाए। तो लैंड रिकॉर्ड हकाम के मुताबिक उनके पास तो कोई भी फर्द आती है वो प्रोसीड कर देते हैं। जब पता चलता है कि ये मोजाजात ब्लॉक किए गए हैं तो फिर उसको वो प्रोसीड नहीं करते, लेकिन वो बताया इतना स्लो हो जाता है कि तब तक लोगों को जो है वो धोखा दही सामने आ चुकी होती है। तो इस हवाले से मुतालबात सामने आते हैं कि जो ही कोई मोजाजात ब्लॉक करना है या गैर कानूनी कॉलोनी बनाई जाती है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। वासा हुकाम सीवेज सिस्टम को मुतासर करने वाले भैंसों के गैर कानूनी बने हुए बारों के खिलाफ मुतहरिक हो गए हैं। शहरी हदूद में गैर कानूनी तौर पर जानवर पालने वाले 150 से जायद बाड़ा मालिकान की लिस्टें मुरतब करने का आगाज शुरू कर दिया गया है। बात कर लेते हैं वकास बेग से। वकास बताइएगा। बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया और वासा हुकाम ने शहर भर में मौजूद सीवरेज के मसाइल की एक बड़ी वजह जो है तलाश कर ली है, जिसकी बड़ी वजह जो है वो गैर कानूनी तौर पर बनाए गए जानवरों के बाड़े हैं। शहरी हदूद से जानवर निकाले एक अरसा हो गया, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात की जाए तो शहरी हदूद के अंदर जानवरों के गैर कानूनी बाड़े जो है मौजूद हैं, जिसके बायस न सिर्फ सीवरेज का निज़ाम जो है वो मुतासर होता है, बल्कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ मुस्तकिल मसाइल जो है वो मौजूद रहते हैं। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया और वासा की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन का एलामिया जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसके तहत वासा हुकाम की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बने गैर कानूनी जानवरों के बाड़ों को जो है बाकायदा नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि वो अपने बाड़े शहरी हदूद से न सिर्फ बाहर करें बल्कि ऐसे मसाइल पैदा न करें जिससे सीवरेज पाइपलाइन जो है वो मुतासिर हो। डायरेक्टर वासा हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि मुख्तलिफ इलाके खासतौर पर जैसे शमसाबाद, यूसुफाबाद, इस्लाम नगर, सैफाबाद, ये वो इलाके हैं जहाँ मुस्तकिल मसाइल रहते हैं, गैर कानूनी जानवरों के बाड़े भी मौजूद हैं, क्या कार्रवाई अब मुस्तकबिल में करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बजा फरमाया, बिल्कुल शहर के चारों तरफ में जो जानवर हैं वो काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सीवरेज सिस्टम है वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है उधर, क्योंकि उनका फुजला जो है वो लाइनों में ब्लॉक हो जाता है लाइनें। उस वजह से ना सिर्फ उस एरिए का बल्कि उससे मुजाफाती जो इलाके हैं उनमें भी प्रॉब्लम बड़ा इशू होता है, ओवरफ्लो का, सीवरेज के पानी का। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फैसलाबाद की इंतज़ामिया और वासा की इंतज़ामिया दोनों मिल के इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन अब स्टार्ट कर दिया गया है।
और इन लोगों को मुतला भी कर दिया गया है कि इसको इधर से रिमूव करें, क्योंकि पुराना कानून भी यही था जिसके तहत जो जानवर हैं वो शहर की हदूद में नहीं रख सकते आप। अच्छा, बिल्कुल, जानवर शहरी बहुत हदूद शुक्रिया में वकास अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के गुलाम अहमदाबाद की सब्जी मंडी के बाहर पार्किंग माफिया का राज, मोटरसाइकिल और गाड़ी लगाने की इजाफी फीस वसूल की जाने लगी। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद के गुलाम अहमदाबाद की सब्जी मंडी के बाहर पार्किंग माफिया का राज, मोटरसाइकिल और गाड़ी लगाने की इजाफी फीस वसूल की जाने लगी है। बात कर लेते हैं फसी नकवी से, बताइएगा फसी। जी बिल्कुल, इस वक्त सब्जी मंडी गुलाम अहमदाबाद के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। जो लोग सुबह सवेरे यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं, चाहे वो मुख्तलिफ दुकानदार हो या फिर आम शहरी हो, उनसे अंदर जाने के लिए तो पैसे वसूल किए जाते हैं, लेकिन मंडी के बाहर जो है यहाँ पर एक पार्किंग माफिया है मुकम्मल तौर पर, जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर लोगों से पैसे भी लेता है पार्किंग के लिए। और यहाँ पर चाहे आपने मोटरसाइकिल खड़ी करनी है, यहाँ गाड़ी खड़ी करनी है, आपसे पैसे वसूल किए जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है जो कि इधर बहस भी कर रहे थे पार्किंग के ऊपर ही। बताइएगा कि कितने पैसे आपसे चार्ज कर रहे थे, हालांकि तो पार्किंग मंडी से बाहर की पार्किंग। यही बात मैं आपसे करने वाला हूँ कि ये जो माफिया इधर लोगों को दिन रात लूट रहा है और ये इनकी पुष्टपनाही सरकारी लोग कर रहे हैं। ये मैं इधर गाड़ी पार्किंग कर रहा हूँ तो कह रहे हैं या गाड़ी यहाँ से हटा लें, या अगर आपने गाड़ी इधर खड़ी करनी है तो मैंने 50 रुपए गाड़ी के लेने हैं। तो मुझे ये, मैं इनसे ये पूछता हूँ कि ये 50 रुपए किस लिए लेने हैं? आपके पास कौन सी अथॉरिटी है कि ये सरकारी जगह पे हम गाड़ी खड़ी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने टैक्स लेना है, गुंडा टैक्स लेना है? गाड़ी अगर मंडी के अंदर खड़ी की जाए तो हम मानते हैं कि इनका ठेका होगा, लेकिन बाहर मेन रोड के ऊपर इनकी क्या ये बदमाशी कर रहे हैं, सरासर बदमाशी कर रहे हैं लोगों के साथ। शरीफ शहरियों को लूट रहे हैं, ये मोटरसाइकिल वालों को लूट रहे हैं। ये बेचारे छोटे छोटे लोग इधर शॉपिंग के लिए आते हैं, कोई 1 किलो गोभी ले रहा है, कोई 2 किलो प्याज ले रहा है, तो उनसे भी ये टैक्स ले रहे हैं। तो ये थोड़ा सा सामान मोटरसाइकिल पे रख के ये बाहर निकलते हैं लोग, तो उनको रोक लेते हैं कि इसका टैक्स दे हमें, ये आप मंडी से 2 किलो आलू क्यों लेकर आए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो यहाँ पर पार्किंग की फीस ले रहे हैं उनसे बात करते हैं। बताइएगा, आपके पास किसी किस्म का कोई ठेका है या बस वैसे पैसे ले रहे हैं? और यार मेरी बात सुन की मसला के ना। जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसा कि आपने देखा है कि किसी भी किस्म का यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है और यहाँ पर जो शहरी हैं वो भी पार्किंग से परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसी किस्म का जवाब नहीं दिया इन्होंने और यहाँ पर जैसे माइक भी नीचे करने की कोशिश की है। यहाँ पर इंतज़ामिया को चाहिए, यहाँ पर साथ ही पुलिस स्टेशन भी है और इसके साथ साथ जो पार्किंग को डील करते हैं उनको चाहिए कि यहाँ पर इनको देखे आके जो ओवर चार्जेज और हत्ता कि किसी भी किस्म के यहाँ पर जो पैसे हैं वो वसूली नहीं बनती, लेकिन यहाँ पर फिर भी जो पार्किंग माफिया है वो बेदरेक होके बेडर होके जो है वो यहाँ पर आम शहरियों से। बहुत शुक्रिया फसी अपडेट करने के लिए। शोरकोट में असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी अमले ने दुकानदारों की जानिब से कायम तजावुजात को हटाना शुरू कर दिया। म्यूनसिपल अमले की जानिब से पहले मरहले में पतन रोड से तजावुजात को हटाया जा रहा है। बात कर लेते हैं शहजाद अली से। शहजाद, बताइएगा। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नियाज अहमद ने जो तजावजात है उसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू करवा दिया है। मुख्तलिफ शाहराएँ हैं जहाँ पे तजावजात कायम की गई थी, जिसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद खुद पहुँचे हैं वहाँ पे और यहाँ पे कायम जो दुकानदारों की जानिब से तजावजात है उन्हें फौरी तौर पर हटाने के अहकाम जारी किए हैं। तो मेरे से इस पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट में मौजूद है, इनसे जाते से ये बताइएगा तजावजात का बहुत बड़ा इशू है शोरकोट में, तो किस हिसाब से ऑपरेशन किया जा रहा है, कहाँ कहाँ से हटाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तजावजात का यहाँ पे बहुत बड़ा इशू था, जिस वजह से ये हॉस्पिटल की तरफ जो रोड जाता था मेन गेट के बाहर वो तजावजात थी, थड़े थे, वो सारे रिमूव करवा दिए गए। इसके अलावा ये हमारा तहसील चौक है, बड़ा ही मेन चौक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, ट्राले गुजरते हैं, बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो यहाँ पे सारी रेडियाँ हटा दी गई हैं, पीछे कर दी गई हैं। इंशाअल्लाह ये ऑपरेशन जो है ये पूरे शहर में जारी रहेगा और जहाँ जहाँ पर ये तजावजात हैं वो तजावजात रिमूव करवाई जाएंगी। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि आज तहसील चौक में जो तजावजात है उन्हें हटाया जा रहा है। शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग में रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतजामात नाकिस निकले। जिला के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की हिफाजत के लिए सिर्फ 2 पुलिस एहलकार तैनात हो सके हैं। बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। बताइएगा मुबशर।
जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग का रेलवे स्टेशन जहां से 4 ट्रेनें गुजरती हैं और हज़ारों मुसाफिर रोजाना सफ़र के लिए इस स्टेशन का इंतखाब करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई नाकिस निकले हैं। इस बड़े स्टेशन पर सिर्फ 2 पुलिस एहलकारों की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। एक पुलिस एहलकार सुबह के वक्त और एक शख्स जो है वो रात के वक्त में होता है। इस पूरे स्टेशन पर कोई CCTV कैमरा नस्ब नहीं हो सका, कोई वॉक थ्रू गेट नहीं लगाया गया और ना ही मेटल डिटेक्टर जो है वो पुलिस एहलकारों को फराहम किया गया है। कौन सा मुसाफिर कब आया, किस वक्त गया, उनकी नकलो हरकत का जायजा लेने के लिए यहाँ पर CCTV कैमरे मौजूद नहीं है बिलाशुबा, जिससे इस तमाम तर स्टेशन की सिक्योरिटी जो है वो दाव पर लग गई है। मुसाफिर यहाँ पर आते हैं, उनके लिए कोई मुनासिब इंतजामात मौजूद नहीं है। तहाँ मुसाफिरों ने सिटी 41 के तवस्सुत से रेलवे के वजीर से मुतालबा किया है कि इस बड़े रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी इंतजामात को बेहतर किया जाए। इंतहाई नाकिस सिक्योरिटी के इंतजामात हैं और अगर इस तरफ कोई ध्यान ना दिया गया तो कोई नाखुशगवार वाक़या भी पेश आ सकता है। तमाम इस हवाले से जो रेलवे स्टेशन की चौकी है वहाँ पर तैनात जो पुलिस एहलकार हैं, उनका ये कहना है कि आए रोज़ जेब कुतरों की शिकायत भी मौसूल होती हैं। जो मुबश्शिर अपडेट करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा तालीम पंजाब की अनोखी मंतक फैसलाबाद समेत पंजाब भर में फंड्स जारी किए बगैर सरकारी स्कूलों में स्कूल बेस्ड असेसमेंट करवाने का हुक्म दे दिया गया। बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर बताइएगा। महकमा तालीम पंजाब की अनोखी मंतक सामने आई है। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के तमाम सरकारी स्कूल्स को पहली से 8वीं जमात तक के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के नाम पर सालाना इम्तिहान लेने का हुक्म दिया गया है, लेकिन इसके लिए फंडिंग कोई मौजूद नहीं है। सरकारी स्कूल सरबराहान जो हैं, असातिज़ा जो हैं, वो सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि जो प्रिंटिंग पर खर्चा आएगा, जो पेपर छापने पर खर्चा आएगा, जो उसकी फ़ोटोकॉपीज़ करवाने पर खर्चा आएगा, वो कहाँ से अदा करना है, क्योंकि 9 साली बजट जो है वो इजाफा होने के बजाय उसमें पहले ही कट लगा दिया गया है। उससे यूटिलिटी बिल्स की अदायगी भी स्कूल सरबराहान के लिए मुश्किल होती जा रही है। तो ऐसे में बच्चों से इम्तहान लेना जो है वो किस तरह पॉसिबल होगा। सिर्फ फैसलाबाद की बात करें तो 8 लाख बच्चों से पहली से 8वीं जमात तक का इम्तहान लिया जाएगा सरकारी स्कूल में, जिस पर सिर्फ अगर फोटोकॉपी या सवालिया पर्चा प्रिंट करवाने की ज़रूरत पड़े तो उस पर 5 करोड़ से ज़ायद रकम जो है वो खर्च हो जाएगी। और ये रकम कहाँ से खर्च होगी, किसी की तरफ से, किसी हुकाम की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई कि इसको कहाँ से यूटिलाइज किया जाएगा और ना ही अलग से कोई फंडिंग जारी की गई है। इस पर पंजाब टीचर यूनियन की तरफ से हुकूमत से मुतालबा किया। जहांगीर अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में पाकिस्तान बैतुल माल बेसहारा हो गया। उस्मान वराइज के तबादले के बाद डेप्यूटी डायरेक्टर कौन, 1 हफ्ते बाद भी वाज़ेह ना हो सका। बात कर लेते हैं मरियम रजा से। मरियम बताइएगा। बैतुल माल पाकिस्तान बेसहारा हो गया। पाकिस्तान बैतुल माल के डिप्टी डायरेक्टर को बदले हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा जो है वो गुजर गया। उनके तबादले के बाद यहाँ पे साबिक डिप्टी डायरेक्टर जो हैं उस्मान वड़ैच यहाँ पर जो है अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन उनको उनके तबादले को जो है वो 1 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर गया है। उनका तबादला टोबा में जो है वो कर दिया गया, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी डिप्टी डायरेक्टर की सीट जो है वो नहीं संभाल चुका। जहाँ बैतुल माल पाकिस्तान को पिछले 6 महीने से किसी किस्म के जो है वो फंड्स मुहैया नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से मुस्तहिक अफराद और वो ज़रूरतमंद अफराद जो यहाँ से जो है अपना रोज़ी रोटी जो है वो चला रहे थे और चंद पैसों के लिए जो है अपने घर को जो है वो चलाते हुए नज़र आ रहे थे, वो फंड्स उनसे छीन लिए गए। तो उसके साथ साथ यहाँ पर निज़ाम संभालने वाले डिप्टी डायरेक्टर भी अब यहाँ पर मौजूद नहीं, उनकी भी सीट जो है वो खाली हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे 6 महीने पहले बंद किए गए मेडिकल फंड्स और उसके साथ साथ जो फलाही बहबूद के काम जो यहाँ पर किए जा रहे थे वो भी बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मुस्तहिक अफराद आने वालों को जो है कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जो है इदारे के चक्कर भी लगाए जाते हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई जो है वो नहीं हो रही, जिसकी वजह से मुस्तहिक अफराद को। बहुत शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए। आइए आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन में, जहां पर तमाम टेक्सटाइल एसोसिएशन की मौजूदा अबतर मौशी हालात पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मकसद जो है बेसिकली IMF की और पाकिस्तान की जो निगोशिएशन चल रही थी उसके नतीजे में जो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है कि सब्सिडी जो है इंडस्ट्री को जो दी गई थी वो वापस ले ली जाएगी। और बेसिकली ये पूरे मीडिया में ये कहा गया कि ये सब्सिडी है। जो हम एक्सपोर्टर हैं ये वो सब्सिडी नहीं है हमें, ये वो लाइन लॉसेज हैं, ये वो जो बिलों की इनकी कलेक्शन ही है गवर्नमेंट की, ये सारा खमियाजा इंडस्ट्री के ऊपर आता है।
اور یہ ان کی جو لائن لاسز کے یا ان کے دوسرے جو لاسز ہیں اس کا جو خمیازہ انڈسٹری کو بھگتنا پڑتا ہے یہ وہ ہے. اور اس کے اوپر آ کے ہم نے ہمیشہ گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے, کہ جو بنگلہ دیش میں پرائس ہے, جو انڈیا میں پرائس ہے, ہمیں وہ پرائس دی جائے بجلی کی. اور اس ٹائم پہ جو سچویشن ہے کہ پچھلی دفعہ جب اس سال ڈار صاحب آئے ہیں, انہوں نے منصب سنبھالا ہے, تو آتے ساتھ انہوں نے بجلی کی پرائسز بڑھا دی. جیسی بجلی کی پرائسز بڑھائی ہیں, انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ نیوز گئی ہے اور پاکستان کے آرڈرز کم ہونا شروع ہو گئے. اس کے بعد ہم نے پروٹیسٹ کیا تو وہ جو پرائس ہے انہوں نے دوبارہ ریوائز کر دی, تو ہم نے اس کے اوپر گورنمنٹ کو اپریشیٹ بھی کیا. ابھی گیس کی پرائس دیکھ لو, بجلی کی پرائس دیکھ لو, گورنمنٹ نے پھر نعرہ لگا دیا ہے. آج ہم پریس کانفرنس اس شہر سے کر رہے ہیں, یہ وہ شہر ہے جہاں پہ کچھ ماہ 1 سال 2 سال پہلے یہ نعرہ لگا تھا کہ یہاں پہ لیبر کی شارٹیج ہو گئی ہے, اور آج یہ حالات ہیں کہ لیبر کی شارٹیج کیا, ہماری فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, اور فیکٹریاں بند ہونے کے ساتھ ساتھ لیبر اپنے بجلی کے گیس کے بل وہ لا کے فیکٹری اونرز کو لا کے دے رہے ہیں کہ خدارا یہ ہمارے بل آپ جمع کروا دیں, ہمارے اندر یہ سکت نہیں رہی. انفلیشن آپ دیکھ لیں, اس کے بعد دوسرے فیکٹرز آپ دیکھ لیں, پاکستان کی ایکسپورٹ کی جو فگرز اس دفعہ آئے ہیں, اگین یہ ہوزری سیکٹر جو ہے گارمنٹس کا جو سیکٹر ہے 32% گروتھ کے ساتھ تھا لاسٹ ایئر میں, اور اس ٹائم پہ آپ پچھلے مہینے کے فگرز اٹھائیں یہ ٹوٹلی مائنس میں چلا گیا. تو انٹرنیشنل ہماری جو کسٹمرز ہیں ان کا ٹرسٹ شیک ہو چکا ہے, پلس انڈیا بنگلہ دیش کے مقابلے میں ہم مہنگے ہو چکے ہیں, اور گورنمنٹ نے اب یہ پھر جو آواز لگا دی ہے بجلی کی اور گیس کی پرائسز کے اوپر, تو ہم اس کو پراپرلی کنڈیم کرتے ہیں. یہ گورنمنٹ سے اپیل ہے, پرائم منسٹر صاحب سے اپیل ہے, میں تو ایون اپنے آرمی چیف سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ خدارا ہماری انڈسٹری کو دیکھیں کہ ہم آپ کو ڈالرز کما کے دے رہے ہیں, ہم نے اس ملک کی بیک بون ہے, تو آپ ان چیزوں کے اوپر سیریس ایکشن لیں. ہماری اپیل ہے, ہماری گزارش ہے, اور ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری یہ جو پرائسز ہے بجلی گیس تو مانگ رہے ہیں کہ خطے میں جو ہے وہ دے دو, جو بنگلہ دیش میں جو انڈیا میں وہ پرائس دے دو, ہمیں ان کے مقابلے میں رہنے دو, جو تھوڑی بہت انڈسٹری بچی ہے اس کو خدارا چلنے دے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اب میں گزارش کروں گا عارف احسان ملک بوما سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں خواجہ امجد صاحب کا, کاشف ریاض صاحب کا, پی ایچ ایم اے کے بیہاف پہ جنہوں نے یہ سارا آرگنائز کیا, اور محترم ڈاکٹر کرم صاحب کا, پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس کے, انہوں نے اس میں اپنا ٹائم نکالا, تشریف لائے. اور آپ سب لوگوں کا بھی بہت تھینکفل ہوں کہ آپ اس اندھیرے میں ایک روشنی کی ایسی کرن کی طور پہ نظر آتے ہیں کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ ہر طرف اندھیرا ہے اور کوئی ہماری بات سننے والا نہیں ہے, آپ وہ لوگ ہیں, آپ وہ طاقت کے لوگ ہیں کہ جو آپ ہماری بات کو ایک روشنی بن کے ایوانوں میں پرامن طریقے سے پہنچا دیتے ہیں. میں آپ سب کا, الیکٹرانک میڈیا کا, پرنٹ میڈیا کا بھی تھینکفل ہوں. جیسے کہ ابھی میرے بھائی نے بات کی, میں بھی اس کو اسٹرینتھن کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ پاکستان میں جو انرجی سبسڈی ہے, اس کو سبسڈی کا لفظ کہنا شاید ٹھیک نہیں ہے, لیکن میں اس کو سمجھانے کے لیے یہ کہوں گا کہ ہر گورنمنٹ اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کو ایک خاص نرخوں پر بجلی دیتی ہے, جس میں اس وقت ہم خطے میں انڈیا, چائنا, بنگلہ دیش, کمبوڈیا, ویتنام, جو ہمارے کمپیٹیٹر کنٹریز ہیں, جو ہمارے ساتھ جن کی دکانیں ہوتی ہیں ایگزیبیشنز میں, آپ ایگزیبیشنز کا ماحول سمجھیں کہ وہاں ایسے نہیں ہے, وہاں دکانیں ہیں. میری دکان ہے پاکستان کی, انڈیا کی, سارے کنٹریز کی, تو کسٹمر کو صرف پرائس پیاری ہوتی ہے. جس کا ان پٹ کم ہے, جس انڈسٹری میں گیس سستی ہے, بجلی سستی ہے, تو لازمی بات ہے پرائس بھی سستی ہوگی. تو اس لیے وہاں پہ ہم کمپٹیشن سے باہر نکل رہے ہیں اس وقت. اگر ہم اس وقت 15 سینٹ جو کہ ایکویلنٹ بن رہا ہے, جو گورنمنٹ پرپوز کرنے جا رہی ہے 1 مارچ سے, اگر ہمارا وہ ٹیرف ہو گیا تو ہم بالکل کمپٹیشن سے آؤٹ ہو جائیں گے. پاپ کی ایکسپورٹس آگے 15% ایئر آن ایئر بیسس پہ کم ہو چکی ہیں, فردر ڈکلائن ہو جائے گا, لاکھوں مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں. تو یہ ہماری جو بات ہے, ہماری جو گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے, یہ اپنے لیے نہیں ہے. بلیو کریں, ہمارے چولہے تو جل رہے ہیں, لیکن یہ ہمارا مزدور جو ہے, جو لاکھوں کی تعداد میں انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہے, ایکسپورٹس انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہے, اس کے چولہے جو آلریڈی 50% انڈسٹری اس وقت انڈر کیپیسٹی چل رہی ہے, آپ کو جانتے ہیں. اگر یہ
اگر یہ بوم چل جاتا ہے انرجی ٹیرف والا تو میں آپ کو ایشورنس دے رہا ہوں کہ انڈسٹری 75% کلوزر پہ چلی جائے گی، کیونکہ یہ بارے میں ہی نہیں رہیں گی چیزیں. گورنمنٹ اگر اپنا ریونیو بڑھانا چاہ رہی ہے تو وہ اپنی فسکل سپیس کریٹ کرے. جو ہماری شیڈو اکانومی چل رہی ہے، بلیک اکانومی چل رہی ہے، گورنمنٹ ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتی؟ 50% ہمارے جی ڈی پی کا اباؤٹ جو ہے وہ بلیک اکانومی ہے. گورنمنٹ ان کو پکڑے جو آلریڈی لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں، جو ٹیکس دے رہے ہیں، جو پرامن لوگ ہیں، جو لوگ کو روزگار دے رہے ہیں. آپ آج آ کے انہی پہ تیر چلاتے ہیں، کبھی آپ ان کا سیلز ٹیکس ریفنڈ روک لیتے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.